नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास डिबेट शो पूछता है इंडिया। नेपाल की सड़कों पर सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चिंगारी भड़की, उसने सत्ता के पूरे महल को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए आप, नेपाल की संसद में बैठे बड़े बड़े मंत्री, वहां पर गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। और अब देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इन जेन ज़ीस के दबाव में आगे आकर पूरी तरह से झुक चुके हैं। उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा है। और सिर्फ इस्तीफा नहीं, समझिए, ये जो युवा हैं नेपाल के, ये यहाँ के युवाओं की ताकत है। दरअसल ये वो पीढ़ी है जिसे अब तक सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक और रील्स बनाने वाली जनरेशन कहा जाता था। उसने बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरकर पूरे सिस्टम को चुनौती दी, और सिर्फ चुनौती नहीं दी बल्कि अपनी मांगों को भी उन्होंने मंगवा लिया है। दरअसल 8 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। आज भी युवाओं का प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। युवाओं की इसी क्रांति को देखते हुए उनकी डिमांड पूरी की गई, सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया। इतना ही नहीं, सरकार भी इस युवा क्रांति के आगे नतमस्तक हो गई। नेपाल की सड़कों पर जो तस्वीरें आई, उनमें सिर्फ नारे नहीं थे, उनमें गुस्सा था, उस गुस्से में सवाल था और उस सवाल में सिस्टम बदलने की मांग थी। देखिए ये बड़ी तस्वीरें। अब आप इस विद्रोह की 25 तस्वीरें देखिए। आपको ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हम दिखा रखे हैं, नेपाल के अलग अलग हिस्सों की, लेकिन हालात अमूमन एक ही जैसे हैं। और आप ही मान के चलिए, यहाँ पर आगजनी, हिंसा, विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे जो युवा, अलग अलग रूप में प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि नेपाल को कहा जाए कि एक अलग तस्वीर पेश हो रही है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के हालात बन गए, तख्ता पलट हो गया। यहाँ पर पूरी अफसरशाही हो या फिर यहाँ पर नेता नगरी, सारा सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका है। आपको बता दें, ये वही नेपाल है जहां पर दशकों तक राजशाही रही, और उस राजशाही के बाद में वक्त आया लोकतंत्र का, लेकिन सिस्टम वैसा ही भ्रष्ट और बोझिल सा था जिसका विरोध लगातार यहाँ के युवा करते रहे हैं। अब उसी सिस्टम को चुनौती देने के लिए ये नया नेपाल खड़ा हुआ है, जेन ज़ी का नेपाल, युवाओं का नेपाल। पीएम ओली का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये पूरी व्यवस्था के लिए चेतावनी है। चेतावनी यह है कि अब नेता जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। चेतावनी यह है कि अब सोशल मीडिया को बंद करके आवाज दबाई नहीं जा सकती। और चेतावनी यह भी कि अब सत्ता युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये एक बड़ी तस्वीर, बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए है, खासतौर से उन देशों के लिए जहां पर यह कहा जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर वहां पर फिल्टर है, कंट्रोल है कई सरकारों का, कई जगहों पर देशों का। लेकिन फिलहाल ये बड़ी 25 तस्वीरें एक बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा सायरन है पूरी दुनिया के लिए। आप देखिए, सोशल मीडिया की ताकत का ही अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। आप बताएं कि ये बड़ी ताकत है, चाहे बात युवाओं की हो और या फिर सोशल मीडिया की बड़ी ताकत की हो। आप ये समझिए कि ये जब दो बड़ी ताकतें मिली तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन ऐसा, उसका प्रभाव ऐसा कि नेपाल के वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व था उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और तख्ता पलट हो गया है। आपको जेन ज़ी विद्रोह की 25 बड़ी तस्वीरें, आइए मैं आपको समझाती हूं, दिखाती हूं, आप बखूबी समझ पाएंगे कि चाहे बात काठमांडू हो, काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल के अलग अलग हिस्सों में क्या हालात नजर आए। और ये आप तस्वीरें आप देखते चलिए। दरअसल ये 25 तस्वीरें स्थिति को बयां करती हैं। नेपाल में युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी के खिलाफ था। राजतंत्र खत्म होने के बाद युवाओं को उम्मीद ये जागी थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश में एक नई
राजनीतिक संस्कृति का जन्म होगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। नेपाल ना केवल राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया, बल्कि वो आर्थिक हालात पहले से वहां पर और भी ज्यादा खराब होते चले गए। और इस बात को आपको समझना होगा, 16 से 40 साल के लगभग माना जाता है कि अगर बड़ी आबादी की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ 24 लाख युवा, कुल आबादी के 42.5% युवा, बेरोजगारी दर 10 से 12% यहां पर है। 15 से 23 साल के युवाओं में 23% ऐसे युवा हैं जिनके पास कुछ रोजगार ही नहीं है। हर चौथा व्यक्ति यहां पर बेरोजगार है और रोजगार के पलायन करने वाले 54% युवा हैं जो पूरी दुनिया में नजर आते हैं। 2023 की अगर बात की जाए तो यहां पर पलायन करने वाले 1 लाख युवाओं की संख्या दर्ज की गई है। पिछले 8 सालों में नेपाल छोड़ने वालों की संख्या 75% बढ़ी है। ये किसी भी देश के लिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा चिंता का और बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और देखिए, जब युवा सड़कों पर आता है, जब बेरोजगारी की आवाज उठाई जाती है, जब यहाँ पर अफसरशाही का या फिर ये कहा जाए राजशाही का विरोध किया जाता है, भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। उन पर एक और भार थोप दिया जाता है कि भाई आपके लिए ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन है। और उन एप्लीकेशंस को बैन करने के बाद में जो मन की ज्वाला थी, विद्रोह की आग किस तरह से धधकी, वो ये 25 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 25 तस्वीरों के माध्यम से आप एक एक तस्वीर को बखूबी रूप में समझिए और ये समझिए कि ये जो पूरा प्रदर्शन था, ये शुरुआत से ऐसा हिंसक नहीं था। जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो शांतिपूर्वक अपने रूप में यहाँ पर कई जो युवा थे अलग अलग मोर्चों पर आए, सरकार से बात करने की कोशिश की, सरकार को चिताया कि भाई आपकी तरफ से जो निर्णय लिया गया है इन एप्लीकेशंस को बैन करने का वो सही नहीं है। और दरअसल जिस तरह से ओली सरकार की तरफ से इन एप्लीकेशंस को, ये वो एप्लीकेशंस थी जो कहीं ना कहीं चीन आधारित नहीं थी, उन एप्लीकेशंस को सीधे सीधे बैन किया गया। और उसके बाद में सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि सवाल इसीलिए खड़े हुए जिस दौरान ये एप्लीकेशंस बैन की गई उसके कुछ समय पहले ही यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो सीधे गए थे चीन। जब चीन से वो लौटे तो उसके बाद में उनका ये एक्शन नजर आया। लेकिन आप समझिए, उन एप्लीकेशंस को बैन नहीं किया गया जो चीन बैकग्राउंड की थी, जो चाइना की तरफ से ऑपरेटेड की जा रही थी, टिकटॉक जैसे और भी कई एप्लीकेशंस हैं। इसीलिए बार बार अब वहां के लोग नाराजगी जता रहे थे कि एक तरह से नेपाल जो है वो चाइना कंट्रोल्ड होता जा रहा है। नेपाल चाइना के सेंसरशिप वाले मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं था, जो लोगों को कतई स्वीकार नहीं था। अब आप ये समझिए कि आखिर सोशल मीडिया बैन करने के बाद में लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों रही। लोगों का कहना था कि सोशल मीडिया को जिस तरह से बैन किया गया, उनके ऊपर जबरदस्ती ये थोपा गया, तो उसके बाद में उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ, उनका कहा जाए प्रोफेशनल लाइफ हर रूप से बहुत ज्यादा बाधित होती है। आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आखिर ये विरोध क्यों हुआ। नेपाल में कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है सोशल मीडिया यूजर्स को, जल्दी से आप समझिए, व्हाट्सएप जो आज के वक्त में बहुत कॉमन एप्लीकेशन है, जो हर किसी के मोबाइल में पाई जाएगी, उस व्हाट्सएप के नेपाल में 60 लाख यूजर्स हैं, लगभग 60 लाख, इससे ज्यादा यूजर्स होंगे। टिकटॉक की अगर बात की जाए तो टिकटॉक पर 22 लाख से ज्यादा यूजर्स, एप्लीकेशंस लोगों के मोबाइल में दर्ज हैं। फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। आप समझिए लगभग 1.5 करोड़ जो फेसबुक के यूजर्स हैं, 1.4 करोड़ का वैसे आंकड़ा है, लगभग इसको आप ये मान के चलिए 1.5 करोड़ का जो यूजर, एक बड़ा यूजर बैंक है वो फेसबुक का है। इंस्टाग्राम 39 लाख यूजर्स हैं। मैसेंजर ऐप की अगर बात की जाए तो इस पे भी 1.9 करोड़ यूजर्स, 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मैसेंजर ऐप के हैं। यूट्यूब एक्सेस करने वाले 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। अगर एक्स एप्लीकेशन की बात करें जो पहले ट्विटर था, उसके 4 लाख यूजर्स हैं। लिंक्डइन के 20 लाख यूजर्स हैं। तो आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं कितनी बड़ी आबादी इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू कनेक्टेड है। और ये जो सोशल मीडिया की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये एप्लीकेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, रोजगार पाने का एक बहुत बड़ा जरिया, ई बिजनेस का, ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा जरिया था। और ये जो पूरी, अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये 8 तस्वीरें, अब आप इन तस्वीरों को और विस्तार से समझिए
यहाँ पर लोगों का गुस्सा किस कदर भड़का कि यहाँ पर संसद को आग के हवाले किया गया, सरकारी गाड़ियों को, सरकारी आवासों को, यहाँ तक कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके साथ में भी कई लोग बहुत बर्बरता करते हुए नजर आए। ये कहा जा सकता है कि इस आंदोलन की आड़ में कई और ऐसी ताकतें थी जो जरूर नेपाल में इस आंदोलन में शामिल हुई और उसके बाद में नेपाल जगह जगह सिर्फ जल रहा है, धधक रहा है। लेकिन ये पूरा विद्रोह सिर्फ सोशल मीडिया के लिहाज से था, ये नहीं कहा जा सकता। लोगों के मन में पिछले काफी लंबे वक्त से सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो एक पूरी राजशाही थी उसके प्रति जो लोगों की नाराजगी थी, बेरोजगारी के प्रति जो उनका गुस्सा था, ये गुस्सा उनका जरूर यहाँ पर देखने को मिला है। नेपाल में युवाओं ने मोर्चा क्यों खोल दिया, यह आंदोलन क्यों हुआ, क्या ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ था, अपने आप में ये बड़े सवाल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेपाल में जेनजी क्रांति की पूरी टाइमलाइन समझिए। अगर बात की जाए 8 सितंबर की, तो हिंसक प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हुई और उसके अगले दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हिंसक प्रदर्शन के बाद में लोगों की मौत कैसे हुई, क्योंकि जब यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती देखी गई, सेना सड़कों पर आ गई, यहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो सड़कों पर आ गई, लोगों को सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। 9 सितंबर को लगातार प्रोटेस्ट जारी रहा, उसके बाद में भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली। अब आपको जैसा हम बता रहे थे कि आखिर ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ है, दरअसल आंदोलन था सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने पहले दाखिल होने की कोशिश की, उन्हें रोका गया, झड़प हुई, लेकिन उसके बाद में प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल होने में सफल हो गए। क्या हुआ, वहां पर बवाल होता चला गया। स्थिति ऐसी रही कि प्रशासन और जो आंदोलनकारी थे आमने सामने थे, 19 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आई थी। 8 सितंबर को शुरू हुआ ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। इस्तीफा ये अब असर ये रहा कि कल हमने देखा था कि नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में यहाँ की सरकार को पूरी तरह से ध्वस्त इस आंदोलन की तरफ से किया जा चुका है। अब सवाल ये है कि ये जो एक बड़े आंदोलन की तस्वीर नेपाल में हमने देखी है, क्या ये क्रांति सिर्फ नेपाल तक है या फिर अब पूरी दुनिया के लिए ये क्रांति एक तरह से अलर्ट है? क्या जेन जी या ये जो युवा पीढ़ी है लोकतंत्र को अब नया आकार देने जा रही है? ये भी एक अलग चर्चा नेपाल के इस आंदोलन के बाद से शुरू हो चुकी है। ये जो विद्रोह है क्या वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर इससे अराजकता और भी ज्यादा बढ़ेगी? ये विद्रोह अराजकता बढ़ाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो नेपाल की तस्वीरों को देखकर दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति के कहा जाए कि लोगों के मन में अब जरूर नजर आते हैं। ये बड़े सवाल जो हैं अब हर किसी के मन में कौंध रखे हैं कि क्या वाकई में ये आंदोलन पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये तस्वीर एक बार फिर 25 तस्वीरें हालात बयां करते हुए पूरी तरह से स्थिति यहां पर बदल चुकी है और ये तस्वीरें जो है मुझे श्रीलंका के हालात याद दिलाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के बाद में जो यहाँ पर विद्रोह की आग भड़की, उसके बाद में तख्ता पलट हुआ, ये वो तस्वीर एक बार फिर से याद दिलाते हैं और एक बार फिर नेपाल में यही तस्वीर देखने को मिली। और हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल अपने आप में, खासतौर से चाइना हो या पाकिस्तान, इन सीमाओं से जुड़ा हुआ है। कई ऐसी गतिविधियां जो हैं वो यहाँ से देखने को ये मिलती रही हैं कि चाहे बात यहाँ पर एक अलग तरह के लोकतंत्र की हो, लेकिन कंट्रोल्ड और ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नज़र आता है। और इस समय हमारे साथ में खास मेहमानों का जो का पैनल है, एक बार जल्दी से उनसे आपको मिलवा देती हूँ। इस समय हमारे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी जुड़ रखे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, हमारे साथ में सैयद रुमान हाशमी जी जुड़ रखे हैं और साथ ही साथ मैं बता दूं हमारे साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी इस दौरान चर्चा में शामिल हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभय कार्की जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हुए सवाल ये है कि नेपाल की जो तस्वीरें हैं अब ये क्या पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है? सोशल मीडिया बहुत कॉमन हो चुका है, आपके हमारे बीच का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, तो अब अगर इस पर कंट्रोल होगा तो इस तरह से विद्रोह क्या दूसरे देशों के लिए भी एक बड़ी खतरे की घंटी है? जी नमस्कार, जय हिंद। ये जो अभी हम नेपाल में होता देख रहे हैं,
जिसको बोला है कि जेन जी है, जिसको कि सोशल मीडिया से अफेक्ट होके, उसके बैन से अफेक्ट के उन्होंने ये रेवोल्यूशन काइंड ऑफ अ थिंग किया हुआ है। जी तो ये अगर आप देखें तो जैसे कि कोविड के आसपास जो सोशल मीडिया के थ्रू जो इन्फ्लुएंस था, उसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स सबके अपने अपने हाथ होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, बाकी पोस्ट के थ्रू करना। और ये जो अरब स्प्रिंग हुआ था, बाकी चीज हुई थी, ये एक इंडिकेशन है कि कैसे जो ये पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी जेन जी जिसको बोला गया, जेन एक्स बोला गया, जो कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से काफ़ी जुड़े रहते हैं, और उनकी जो मानसिक और उनकी जो ओपिनियंस हैं, वो ओपिनियन बनती हैं इन्फ्लुएंसर से जो उसके अंदर होते हैं। और ये बड़ा आसान तरीका है किसी एक स्टेट को या नॉन स्टेट एक्टर को इनको कंट्रोल करके आपकी सोचने की शक्ति पे कंट्रोल लेना, और खासकर की एक पीढ़ी की, और उस पीढ़ी को उकसाना, उत्तेजित करना। और साथ ही में क्योंकि ये सबके साथ है, तो अगर उनको जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन है, कहाँ पे करना है, कब करना है, किसने करना है, कैसे करना है, ये भी एक चीज़ बड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन कंट्रोलर होना चाहिए। इसको आजकल अगर आप देखें, एक नाम भी दे रखा है, टूल किट। तो अभी अगर आप इस वाले एपिसोड को देख रहे हैं जो नेपाल का, ये वही प्लेबुक है जो कुछ दिनों पहले हमने बांग्लादेश में भी होते हुए देखी थी। यंग पीपल के दिमाग को रेडिकलाइज करो, उनको आप इन्फ्लुएंस कीजिए। और इसके लिए पहली बात तो ये, जैसे खेती के लिए खेत तैयार होना चाहिए, उसमें अच्छी फसल के टाइम पे आपकी खाद वाद बाकी चीज़ें कंडीशंस होनी चाहिए। वैसे ही एक सिविल सोसाइटी में एक आप सेंस ऑफ अनरेस्ट या जो गवर्नेंस है उस पर आप शक डालें, या जो गंदी गवर्नेंस है जो उस गवर्नमेंट की, वहाँ की कंट्री का जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो ठीक नहीं कर रहा है, तो वो आपका काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उसको एक मुद्दा लेके आप अनरेस्ट पैदा कर सकते हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेट करके सब कुछ हो जाता है। तो नेपाल में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने भी बताया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट्स जो है वो एक के बाद एक आके करप्ट और भी करप्ट होती जा रही हैं, और चाइना के ग्रिप के अंदर ये चलती जा रही हैं। अब देखिए, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे अमेरिका का जो प्रभुत्व है उसको बनाने के लिए उनके पास कोई बेस है नहीं। वेस्ट एशिया के बाद उनके पास यहाँ पे गैप है, उसके बाद फिलीपींस वगैरह में उनके बेसेस आते हैं। तो वो इस इलाके में, जब पहले भी बात हुई थी, जब मणिपुर का इंसिडेंट हुआ था, कि और कैसे शेख हसीना ने नहीं बताया था कि हमारे को एक गोरा आदमी आया था जिसने बोला था कि सेंट मार्टिन दे दो, थोड़ी ज़मीन दे दो, वहाँ पे वो अपना कुछ करना चाहते हैं, अमेरिका का क्रिश्चियन कंट्री बना के बेस बनाना चाहते हैं। जी जी। दूसरा, श्रीलंका में भी पहले यही हुआ था। तो इंडिया, क्योंकि अभी अमेरिका या रशिया जो भी बोलिए, अपनी संप्रभुता या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाई जा रही है, और हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और इकोनॉमिक वेलबींग है। तो हमारी कंट्री में इन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश है कि किस तरह से अराजकता बढ़ाई जाए, अनरेस्ट बढ़ाया जाए, एक सिविल डिसोबीडियंस हो जाए, और एक रिजीम चेंज नहीं तो कम से कम प्रिंसिपल चेंज तो कर ही सकते हैं, जैसे कि मोदी जी का है। तो यही जो इंडिया में वो विफल हो रहे हैं बाद में, जो डीप स्टेट जिसको बोला जाता है, जो वेस्ट की है, तो वो अभी अगल बगल कोशिश कर रहे हैं। और जैसे शेख हसीना ने बांग्लादेश में बैलेंस बना रखा था अमेरिकन इन्फ्लुएंस और चाइनीज इन्फ्लुएंस पे, न्यूट्रलिटी पे थी, तो उनको हटा के अभी अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है, और पाकिस्तानी एज अ प्रॉक्सी ISI के थ्रू वहाँ पे वो फंक्शन कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ओली और चाहे हो या प्रचंडा चाहे हो, ये दो मेन जो वहाँ पे पर्सनालिटीज थे, ये दोनों ओपनली कम्युनिस्ट पार्टीज के चाइना के साथ थे, और चाइना के कहने पे ही बातचीत कर रहे थे, और इनका एक एंटी इंडिया स्टैंस भी काफी ज्यादा था। और दूसरा, नेपाल में क्योंकि इतना करप्शन था, और इतने सालों से इनकी जो गवर्नमेंट है वो जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, ना एम्प्लॉयमेंट था, ना जॉब जनरेशन था, ना इंडस्ट्री थी, तो इसकी जो खामियाजा था उससे लोगों में यही बात है कि ये जो पूरा प्रदर्शन है, दरअसल ये इतने लंबे वक्त से जो लोगों के मन में रोष है, गुस्सा है, वो बड़े स्तर पर नजर आया, बड़ी ताकत के तौर पर। मेरे साथ इस समय नेपाल से राजू जायसवाल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बजरंग दल के वहां की जो इकाई है उसके अध्यक्ष हैं। राजू जायसवाल जी, आखिर क्या हो रहा है वहां पर?
वहां पे सत्ता से उखाड़ फेंका गया। ये कहा जा रहा था केपी ओली जो चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए, बड़े स्मार्ट, बड़े चतुर उन्हें माना जा रहा था, क्योंकि छात्र नेता के तौर पर आते हैं, राष्ट्रवादी एक तरह से उन्होंने अपनी छवि बनाने की कोशिश की। क्या युवाओं की जो मांग है, युवाओं की मनोस्थिति या फिर उनके आक्रोश को भांपना, क्या वो उससे समझ नहीं पाए, कहीं पे वो चूक गए हैं क्या? इससे विशेषतर बात यह है कि लगभग 17 साल में आपको 15 प्रधानमंत्री नेपाल में चेंज हुए हैं, तो यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है। व्यवस्था परिवर्तन के बाद जब राजशाही था तब लगभग व्यवस्था ठीक ही थी, पर राजशाही के बाद जो है आपको व्यवस्था सही नहीं रहा है। पर जब व्यवस्था परिवर्तन करने की बात उस टाइम आई थी, तो उस टाइम ये कमिटमेंट दिया गया था कि नेपाल को सिंगापुर की तर्ज पे हम लोग डेवलप करेंगे, पर एक्चुअल में वो हुआ नहीं। व्यवस्था ऐसा बन गया कि आपको सिर्फ अपना घर चलाने के लिए भी लोगों को आपको कतार, मलेशिया और विदेश का रास्ता देखना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपको पढ़ाई लिखाई का भी जो है आपको स्तर इतना डाउन हो चुका है यहाँ पे कि पढ़ने के लिए भी आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बाकी देशों में पलायन करना पड़ता है यहाँ के विद्यार्थियों को। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ की जो एग्रेसिव यूथ है, वो एग्रेसिव यूथ को सरकार ने पहले ही अपने स्ट्रेटेजिकल थॉट प्रोसेस के साथ जो है बाहर निकालने का काम किया कि भाई आप देश के बाहर निकल जाओ, ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी करते रहे उसके विरुद्ध में यहाँ यूथ जनरेशन खड़ा नहीं हो, क्योंकि जो भी आंदोलन होता है वो यूथ जनरेशन ही करता है। तो यूथ जनरेशन को पहले ही बाहर भेज दिया गया और वो धीरे धीरे जैसे परत के ऊपर परत ऐसे इतनी चढ़ गई कि एक समय आया अभी के समय में कि लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा। और यूथ जनरेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी बातें रखने के लिए आपको सोशल मीडिया का यूज करते थे। जब गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बंद कर दिया, तो यूथ जनरेशन ने यहाँ पे एक कमांडेंट लिया कि भाई अब हम रोड पे निकल के अपनी बातें कहेंगे। और किसी को अनुमान नहीं था कि पहले दिन में जो है सरकार के द्वारा इतना बड़ा दमन होके 20 लोगों की हत्या कर दी जाएगी फर्स्ट डे में। और जब ये हत्या की सीरीज और वो जो हत्या का जो वीडियो है वो देश भर में जब मोबाइल पे फैलने लगा, क्योंकि बीच में फिर आपको ये व्हाट्सएप वगैरह और ये फेसबुक वगैरह भी खोल दिया गया शाम को, तो और एग्रेसिवली ये फैलने लगा। और जब ये नेपाल के अंदर हर एक जिले में फैला, तो फिर ये सारा जो यूथ जनरेशन है वो रोड पे आ गया। लगभग 1 बजे 2 बजे रात तक यूथ जो है कल नेपाल की सड़कों पे था। और जब सुबह उठते ही फिर जो है जो बचे हुए यूथ थे जो एकदम रोक नहीं पा रहे थे, जब सुबह होगा फिर हम अपना आंदोलन चालू करेंगे, तो सुबह होते ही फिर यूथ जो है हर एक जिले में आ गया। और आज भी कुछ हत्याएं हुई है, प्रधानमंत्री ने तो राजीनामा दे दिया, पर आज भी गोली चला है। यहाँ बिरगंज में भी एक ये बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है राजू जी। और मैं यही सवाल लेकर सैयद रुमान हाशमी जी आपका रुख करते हुए समझना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब बैन लगाया, जिस बात को लेकर नाराजगी थी उसको लेकर तो सीधे सीधे कहा जाए कि जब ये पूरा फैसला वापस लिया गया, लेकिन उसके बाद में भी प्रदर्शन जारी रहा। अब उस बीच ये भी होने लगा कि भाई ये प्रदर्शन, इस प्रदर्शन के आड़ में एक नया टूल किट जो है वो क्रिएट होने लगा। बांग्लादेश को हम देख चुके हैं, श्रीलंका को हम देख चुके हैं, और तीसरा नेपाल अब नजर आता है। तो क्या इस आंदोलन के आड़ में कई और शक्तियां भी एक्टिव हो गई है क्या ये, क्योंकि वहीं के कई मंत्री, कई नेताओं की तरफ से बातें कही जा रही हैं? थैंक्स नैना, समय देने के लिए। देखें, ऐसा है कि नेपाल में जब इलेक्शन हुआ था, किंगशिप खत्म हो रही थी, 200 साल पुरानी राजशाही का खात्मा होने जा रहा था, उस पर वोटिंग हो रही थी। उस वक्त मैं वहाँ काठमांडू में था दैट टाइम। आज तो काठमांडू में करीब 75 डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं गलत हूँ तो नेपाल से जो है वो मुझे दुरुस्त करेंगे। उस टाइम में 72-73 डिस्ट्रिक्ट थे, हर जगह हमने रिपोर्टर वगैरह किया, हर जगह एक्सटेंसिवली कवर किया था। तो वो एक फर्स्ट इनकलाब था काठमांडू में, नेपाल में फर्स्ट इनकलाब था जब राजशाही 200 साल की खत्म हुई। लेकिन जनता की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। प्रचंडा माओवादी थे, वो आए, लगा कि रिवोल्यूशनरी है, माओवादी हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, सोशलिज्म की बातें करते हैं। तो नेपाल में तब्दीली आएगी, चेंजेस आएगा, वो नहीं हुआ। सरकार आती गई जाती गई लगातार। अब न्यू ब्लड जो जनरेशन जेड कहलाता है, 95 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, ये जनरेशन जेड, जेन जेड जो है, ये काफी ज्यादा गुस्से में था। उसका नतीजा देखिए, 2 साल पहले का काठमांडू का चुनाव याद करें, ये एक तत्कालीन कारण बन। जी बिल्कुल, देखिए हाशमी जी कह रहे हैं तत्कालीन रिएक्शन नहीं है,
जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन नजर आ रहा है, ये पिछले काफी वक्त की नाराजगी जो है देवनाथ जी वो नजर आई है। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि केपी ओली जिसे आधार बनाते हुए, खासतौर से उनकी नीतियां जो है हमने देखा है खासतौर से भारत और चाइना के समीकरणों पर आधारित रही, खुद को युवा छात्र नेता के तौर पर कहते रहे हैं, हमेशा राष्ट्रवादी उनकी एक तरह से उन्होंने अपनी इसी चीज को ताकत बनाया। लेकिन वही बात है कि फिर आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई, आखिर किसके इशारे पर, क्या इसके पीछे चीन का नैरेटिव है, क्या जो चाइना की एक तरह से कहा जाए कि सेंसरशिप मॉडल को अपनाने की कोशिश की और उसी में घिर गए यहाँ पर केपी ओली? देखिए, सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की थी कि जनता की जो भावनाएं हैं वो शायद उन्होंने बहुत ज्यादा उसका तिरस्कार किया। किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि रूलिंग पार्टी जो भी हो वो विरोधी पक्ष की बात सुने। अब नेपाल में क्या हो रहा था कि विरोधी पक्ष प्रैक्टिकली जमीन पर नहीं था, नेपाली कांग्रेस भी सरकार का ही हिस्सा थी। अब बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके होते हैं आपके जमीन पर, जैसे किसी भी डेमोक्रेसी में होते हैं कि जमीन पर फीडबैक सिस्टम होता है, आपके जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं वो आकर बीच बीच में मंत्री को या प्रधानमंत्री को बताते हैं कि सर इससे आप ऐसा करोगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ये फीडबैक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अब प्रधानमंत्री थे, चीन में गए, तो मेरे ख्याल से वहां से केपी शर्मा ओली जी के दिमाग में ये भी शायद आ गया कि चीन ने किस तरह से अपने सोशल मीडिया पर बहुत कंट्रोल रखा हुआ है और उससे वो अपने चीन के 140 करोड़ नागरिकों को हाँकते हैं एक डायरेक्शन में। तो ये जो दबाव था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आप अपने को रजिस्टर कराइए, ये दबाव वहां पर पिछले 3 महीने 2 महीने 1 महीने से ज्यादा हो गया था। लेकिन हम में से जितने लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, हमें मालूम है कि एक बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करके उसको मान्यता देकर उसको एक ऑफिस खोल के वहां सेटल होने में 6 महीने का समय लग जाता है मिनिमम। ऑन टॉप ऑफ इट जो छन छन की खबरें आ रही हैं, जो शर्तें लगाई गई थी सरकार ने कि आपको नेपाल में ही एक ऑफिस खोलना पड़ेगा, आपको वहां एक नेपाल के सिटीजन को बतौर मैनेजर नियुक्त करना पड़ेगा ताकि उसकी जवाबदेही हो, फिर आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि अगर कोई विरोधी पक्ष सरकारी विरोधी पोस्ट आता है तो वो किसने छापा, कहां से छापा। दूसरी बात, जब भी सरकार आपको बोलेगी कि आप सरकार विरोधी पोस्ट हटाइए, आप हटा देंगे, तो ऐसे में मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी नेपाल की जो पुलिस है या आर्मी है, देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में पुलिस और आर्मी तब तक कंट्रोल रख सकती है जब तक कि जनता में क्रोश थोड़े सीमित दायरे तक हो। एक बार जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाता है, एक टिपिंग पॉइंट होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसके ज्यादा अगर जनता आक्रोश में आ जाए, सड़कों पर आ जाए हजारों लोग और आगजनी शुरू कर दें, तो दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी मिलिट्री उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। और खास तौर से ये जो फिनोमेना है ये छोटे देशों में, जहाँ पे कि ऐसे ही सरकार छोटी होती है, पॉपुलेशन छोटी होती है, एरिया छोटी होती है, सरकारी तंत्र के पास रिसोर्सेस कम होते हैं, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, हम मालदीव्स को भूल नहीं सकते। जब मालदीव्स में भी एक तरह की दुविधा आई थी 1976-1978 समय में, तो उन्होंने हमसे सहायता मांगी थी। छोटा सा देश है मालदीव, 50-60 लोग अगर लठ और बंदूक लेके आ जाएं तो सरकार टप्पल हो जाती है। लेकिन सर जिस तरह से अब ये आंदोलन जो है, आंदोलन देखिए, प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र सभी को देता है, नेपाल में भी वही है संजीव जी। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा आंदोलन हुआ, ये इस तरह का विद्रोह आंदोलन तो लोकतंत्र को कमजोर करता नजर आता है या फिर अराजकता बढ़ती है? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इस तरह के विद्रोह को दूसरी ऐसी तमाम शक्तियां हाईजैक कर लेती हैं और उसका नतीजा हमने बांग्लादेश में भी देखा, उसका नतीजा दुनिया के कई और ऐसी कंट्रीज में जो है उसका हम पहले भी देख चुके हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि ये उस हाईजैक किए जाने का एक नतीजा है, जिस तरह से हिंसा बढ़ती चली गई और अभी भी कंट्रोल नहीं है? सत्ता परिवर्तन कहा जाए वो हो चुका है, सरकार की तरफ से इस्तीफा दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी विरोध खत्म नहीं है, वहां अभी भी इसी ऐसे ही तनाव है। देखिए नैना जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को यदि किसी ने कमजोर करने का काम नेपाल में किया है तो ऐसे नेताओं ने किया है कि जिनको की ऊपर लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी नेपाल की जनता ने दी थी।
2008 के बाद से मोनार्की जब वहां से खत्म हुई और एक लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो उसके बाद से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने का कार्य वहां के लोकतंत्र के चुने हुए नेताओं को करना चाहिए था। चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, ये सभी जो है अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से नहीं निभाई हैं। ये सारे लोकतांत्रिक दलों की विफलता है। और केपी शर्मा ओली की सरकार ने जो सोशल मीडिया को बैन करने का जो कार्य किया, वो मैं कहूंगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जिस तरीके से जनता के अंदर एक असंतोष था, एक गुस्सा था, मिस गवर्नेंस को लेकर के गुस्सा था, बेरोजगारी को लेकर के गुस्सा था, वहां पर भ्रष्टाचार की बड़ा गंभीर संकट है उसको लेकर के जो आक्रोश था, वो आक्रोश लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी व्यक्त करते थे, समय समय पर अपने विचारों को साझा करते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, इत्यादि इत्यादि। अब आपने उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस ना करके उनके मुंह पर पट्टियां लगाने का, उनके मुंह पर ताले लगाने का जो कार्य किया, ये जाहिर है कि केपी शर्मा ओली की सरकार के पतन का कारण बना है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो अगली सरकार वहां पर बनेगी, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि जिससे कि वहां की लोक जन भावनाओं को कुचलने का कार्य हो। जबकि इसका अगर समस्याओं का समाधान करना है तो आपको युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना होगा, चाहे वो जेन जी हो, चाहे वो अन्य जनरेशन के लोग हो, सभी के साथ संवाद स्थापित करना होगा। ये जो बल प्रयोग आपने इतना पहले ही दिन कर दिया कि लोगों के ऊपर अपनी गोलियां चला दी, 20 लोग मारे गए, और कहीं तो मैंने जो रिपोर्ट देखी है कि उसमें जो लोग भी घायल हैं वो बड़ी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। बहुत उनके सिरों और मुझे लगता है सर ये जो मृतकों का आंकड़ा है वो और बढ़ जाएगा ऐसी कंडीशन से। जी, ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पुलिस फोर्सेस ने जो बल प्रयोग किया उसमें भी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती। नेताओं ने तो जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, लेकिन पुलिस फोर्सेस ने भी सीधा उनके चेहरों पर, उनके सिरों पर गोलियां फायर करने का कार्य करके सैकड़ों लोगों को उन्होंने इंजर्ड कर दिया है। और ये जो है, जिसको मैंने कहा विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इस तरीके का कार्य केपी शर्मा ओली की सरकार ने किया है। अच्छा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अगली जो सरकार बनती है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। और सिर्फ उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है नैना जी, ये पूरे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर वो लोकतंत्र के भविष्य को बचा करके रखे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर बांग्लादेश बन जाए, म्यांमार बन जाए। मुझे लगता है अब तो बन गया। संजीव जी, आपको ऐसा लग रहा है अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है क्या? श्रीलंका में जिस तरह से संसद के अंदर घुसकर वहां पे आगजनी की गई, बांग्लादेश की तस्वीरें तो अभी नेपाल के हालात को देखकर लोगों को वही उनके जहन में फिर से ताजा हो गई थी, जब कैसे वहां पर शेख हसीना के घर में अंदर घुसे थे, वहां पर संसद के अंदर कैसे घुसे थे, वही तस्वीर तो यहां पर ताजा हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री को पकड़ के पीट दिया यहाँ के नेपाल के युवाओं ने। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी नेपाल की जो लोकतंत्र के जो नेता हैं, वहां की जो सरकार है, वहां के विपक्षी दल है, उनके पास अभी भी समय है। अभी भी अगर वो बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाएं, ये ज्यादा बल प्रयोग वगैरह उन्होंने जो किया है वो न करें, वो उसको तुरंत ही रोके, मिनिमल करें। जहां पे बिल्कुल ही कोई अगर अराजक हो गया हो तो उसको डिटेन करने के लिए बल प्रयोग करें। इस तरीके से गोलियां चला देना, लोगों को मार देना, हत्याएं कर देना। आपकी बात पे राजू जायसवाल जी कुछ कह रहे हैं, नेपाल से हमारे साथ में कनेक्ट एक बात मैं कहना चाहता था कि श्रीलंका में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। श्रीलंका में लोगों ने प्रेसिडेंशियल हाउस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तत्कालीन राजपक्षा तो देश छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन वहां की पुलिस फोर्सेस ने बहुत संयम बरता था। थोड़ी आगजनी की घटना बाद में हुई थी, लेकिन इतना ज्यादा रिस्पांस करना कि 20 लोगों की हत्या कर देना, इतने लोगों को क्रिटिकली इंजर्ड कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं था। और ये जो गुस्सा है लोगों का, वो इन हत्याओं को लेकर के भी है, और भी ज्यादा बिल्कुल। और बांग्लादेश में भी शायद यही एक बहुत बड़ी वजह रही थी, जिस तरह से वहां पर सेना ने, वहां की पुलिस ने हाथों में बंदूक लेकर प्रदर्शन को रोकने की काम किया। वो रोका नहीं, बल्कि कहा जाए कि और बढ़ाने का काम किया था। राजू जी कुछ कह रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि जब इस तरीके की अराजक स्थितियां कहीं पैदा होती हैं, तो विश्व के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, डार्क स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, तो ऐसी जो शक्तियां होती हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। आपके पास अभी भी समय है, आप अपने आपके कदमों को संभाल लें, अपनी जनता के साथ संवाद स्थापित करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बांग्लादेश में डीप स्टेट हावी हो गया और वहां पर पूरी स्थितियों को उसने तार करके रख दिया है, पूरी तरीके से वहां पर एक अराजक की स्थिति पैदा करके रख दी है। ऐसी स्थिति नेपाल में ना हो जाए। और एक भारत और नेपाल की, देखिए
और स्थिति और अभय कार्की जी, जिस तरह से अभी संजीव जी ने बड़ी बात कही है कि यह वैसे ही बहुत सेंसिटिव जोन है, आईएसआई का एक बहुत बड़ा गढ़ जो है वो हम देखते रहे काठमांडू में कई ऐसे ऑपरेशंस और कई इस तरह की गतिविधियां पिछले काफी वक्त से वहां पर नजर आती रही हैं। तो वही बात है कि ऐसी तमाम डीप स्टेट शक्तियां जो हैं वो हावी होना शुरू हो जाती हैं। अब ये तो नेपाल के लिए भी चिंता का विषय है और नेपाल से जुड़े हुए जो तमाम ऐसे सीमावर्ती देश हैं जिसमें भारत भी आता है उनके लिए भी चिंता की बात होगी। जी ये बिल्कुल सही बताया। अभी नेपाल जो है वो एक आज के तारीख में हम बोले कंटेस्टेड स्पेस हो गया है। अभी जो भी कारण थे वो जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट हैं, उनको उकसा के या उन पे जो प्रताड़ना बीती उसके कारण वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गए हैं। लेकिन अभी जो कमेंट्री आ रही है उनसे ये भी लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट के बीच में पॉलिटिकल फोर्सेस के एलिमेंट्स भी आ गए हैं। नहीं तो जितने कोऑर्डिनेशन के साथ और जितने आगजनी भी है, जहाँ पे वायलेंस बढ़ गया है, वो एक जो पहले 2 दिन का प्रोटेस्ट था वो नहीं था। इसका मतलब है कि कोई उसमें रोटी सेक रहा है। ये तो कोई उसमें दो राय है ही नहीं कि वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत था, ओली चाइना के करीब था, तो उसके खिलाफ ओली को अभी अपना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये किसने किया और किसको फायदा है? हिंदुस्तान को तो वहाँ पे चाहिए कि एक स्टेबल और शांत नेपाल रहे। लेकिन वहाँ पे अगर हम देखें डीप स्टेट जिसे बोलते हैं यूएस की, जिसने कि हसीना का भी तख्ता पलट कराया था, अगर उनका वहाँ पे हाथ है तो उनके लिए वहाँ पे ग्राउंड पे जो काम करने वाली एजेंसी है वो कौन है? वो उनके सबसे अच्छे जो नए मित्र हैं पाकिस्तान, उनकी आईएसआई बहुत एक्टिव है नेपाल के अंदर। कुछ एक साल पहले तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी इंडियन एजेंसीज ने उनको काफ़ी कंट्रोल कर रखा है। तो ये एक पावर गेम चल रहा है। और क्योंकि अभी तक ये जो अराजक तत्व हैं या जो स्टूडेंट जिनको बोल रहे हैं, उनका कोई लीडरशिप नहीं मिला है, कोई एक फेस नहीं मिला है। आज बात हो रही थी कि शायद मेयर ऑफ काठमांडू कोई हैं, शाह, उनका नाम आ रहा था कि हो सकता है वो रहे, क्योंकि जब तक कि कोई फेस नहीं आएगा ये वायलेंस को कौन रोकेगा? किसको? अब चाहे ओली बता के गए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं सौंप के जा रहा हूँ, लेकिन आर्मी का काम नहीं है। इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। जो अराजक तत्व है या फिर जो कि भड़की हुई जनता है, उनका एक चेहरा होना चाहिए, एक नेतृत्व निकलना चाहिए जो कि संभालेगा इसको और आगे का। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें और ज़्यादा लोग कूदेंगे और अराजकता बढ़ती जा सकती है। बांग्लादेश में हमने सोचा था 6 महीने 1 साल में ठीक हो जाएगा, जबकि अमेरिका से यूनिस को बैठा भी दिया गया था। तब भी वहाँ पे जो ये पावरफुल एलिमेंट्स हैं अपनी अपनी वो लगाते रहेंगे जब तक कि उनकी मर्जी की वहाँ पे और नहीं। सर ये बहुत चिंता का विषय इसीलिए हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया आज के वक्त में सबसे महत्वपूर्ण इजी एक्सेस करने वाला, ये कहा जाए कि आजकल सोशल मीडिया लोगों को एक्सेस करता है। आपके डेटा, आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से खुले स्तर पर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। समय समय पर इसकी चर्चा भी होती रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अब एक बड़ा आंदोलन जो हम देखते हैं, डिजिटल स्ट्राइक, अपने आप में समय समय पर देखने को मिलती रही है। लेकिन यह डिजिटल स्ट्राइक की इतनी ताकत है कि वो किसी देश की सरकार हिला सकती है, और ये उसका नेपाल का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। लेकिन हाशमी जी, आप एक बड़ी बात पहले भी बीच में इसमें शामिल कर रहे थे, मेरा सवाल उसका साथ में आप जरूर जवाब दीजिएगा। हमने कहा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया वाली लड़ाई तो नहीं नजर आती, क्योंकि वही बात है कि युवा काफी समय से नाराजगी जता रहे थे। उनका बार बार ये कहना था कि भाई सोशल मीडिया पर जो राजशाही या फिर वहां के नेताओं की, जो उनके बच्चों की जो बड़ी लेविश लाइफस्टाइल की फोटोज शेयर की जाती हैं, आखिर उतना पैसा कहां से आता है? लोग वहां के बेरोजगार हैं, वहां के युवाओं के पास में काम नहीं है, वहां पर कहा जाए कर्जा इतना ज्यादा है, महंगाई के मारे लोग परेशान होते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि यही एक लगातार विद्रोह, लगातार जो नाराजगी है सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ की सरकार ने की और उसका नतीजा कुछ और हो गया? वो ये आंदोलन पूरा एक साथ कई मुद्दों को लेकर हो चुका है। अब देखिए, मैं आपको एक फोरकास्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। जो एंट्रीम गवर्नमेंट बनेगी वहाँ काठमांडू में बनने जा रही है, जो एंट्रीम प्राइम मिनिस्टर हो गए, पहला नाम मैं आपको दे रहा हूँ, एंट्रीम प्राइम मिनिस्टर गगनेंद्र शाह, काठमांडू के मेयर, जी। वो हो सकते हैं, या फिर रवि लामिछानी,
स्वतंत्र पार्टी के लीडर जिनको भीड़ ने जेल तोड़ करके निकाला है, और पहले ही उनके पार्टी के 22 MP रिजाइन दे दिए थे इस वायलेंस के अगेंस्ट में कि वो अब आम नागरिक बन जाते हैं, और वहां के सभासद से जो पार्लियामेंट है उससे रिजाइन दे दिया था 22 MP से, रवि लामी छाने के स्वतंत्र पार्टी के, और भीड़ ने उनको। वहां हुआ क्या था, देखिए, ये जो वहां काठमांडू का मेयर है उसने एक पोस्ट किया था पहले, साल भर पहले उन्होंने पोस्ट किया था मिशन 80, मतलब जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत, उस हिसाब से अगर हम इंग्लिश कैलेंडर देखें तो 80 आ रहा है अभी 25-27 को, मतलब 2 साल के बाद वहां पे इलेक्शन। तो वो ये मैसेज था कि विक्रम 80 जिसमें जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और लीडर्स हैं खास के, वो सारे राजनीतिक पटल से गायब हो जाएंगे और न्यू जनरेशन, न्यू ब्लड नेपाल की सत्ता को संभालेगी। नेपाल के किस्मत के मालिक न्यू ब्लड होंगे। उस नए ब्लड में 2 नाम ज्यादा है, जो मैंने बताया कि एंट्री प्राइम मिनिस्टर काठमांडू के मेयर गजेंद्र शाह हो सकते हैं, या फिर रवि लामी छाने जिनको जेल तोड़ करके भीड़ ने निकाला है। जब सरकार थी प्रचंडा की, जो सेंट्रल माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये और स्वतंत्र पार्टी मिलकर सरकार चला रहे थे, उस वक्त फाइल खोल दिया था ठीक उसी तरह से जैसे इमरान खान ने जो वहां पाकिस्तान अवामी लीग, नवाज शरीफ और पीपुल्स पार्टी का फाइल खोला था एक नई पॉलिटिकल पार्टी आकर के इमरान शाह के लीडरशिप में, और इससे घबराहट फैली, पब्लिक सड़क पे आई, और फिर उसके बाद आर्मी कूप हो गया, आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनको अपदस्थ कर दिया गया, जेल में उठा के डाल दिए गए, वहां तो नाकामयाब हो गया। यही काम रवि लामी छाने कर रहे थे, वो उन्होंने फाइल खोल दिया था। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर की पिटाई हुई, लिंचिंग हो जाती है उनकी, उनके वाइफ की जो फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेंट गवर्नमेंट में थी, शेर बहादुर देवा के घर में घुस के मारा। उसके बाद गगन थापा, कांग्रेस के लीडर, न्यू फेस प्राइम मिनिस्टर था, कि जो अलायंस थे वो ये था कि 2.5 साल केपी शर्मा प्राइम मिनिस्टर होंगे और 2.5 साल कांग्रेस पार्टी से, मतलब गगन थापा प्राइम मिनिस्टर होंगे। गगन थापा की भी पिटाई हुई जबरदस्त तरीके से, मॉब ने उनको भी मारा। तो लीडर बच रहे थे अब सिर्फ 2, जिसको न्यू ब्लड जनरेशन जेड का सपोर्ट हासिल है, काठमांडू का मेयर एंड रवि लामी छाने। ये दोनों में से कोई भी, और जो बातचीत चल रही है, जो स्टूडेंट ग्रुप है, इनके तरफ से बातचीत जो आर्मी के साथ हो रही है, वो बातचीत कर रहे काठमांडू के मेयर गजेंद्र शाह। और आप जिन रवि लामी छाने की बात कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, वो लगातार इस तरह से वो टीवी होस्ट रहे हैं, बकायदा इस तरह के तमाम विषयों को उठाते रखे हैं, भ्रष्टाचार से मामलों को उठाते रहे हैं। लेकिन राजू, जैसे ही वो 2022 में उन्होंने पार्टी बनाई और 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 20 सीटें उन्हें मिली, उसके बाद में बड़ी भूमिका उन्हें भी गठबंधन में मिली, लेकिन वो खुद उसके बाद में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया। तो क्या एक बार फिर भ्रष्टाचार का पहले से ही आरोप लगता रहा है नेपाल में? क्या रवि लामी छाने जिनके ऊपर पहले से ही आरोप लगे, क्या यहाँ के युवाओं के वो पसंद बन सकते हैं क्या? अब युवाओं का भी हुजूम है रोड पे, और वो हुजूम आपको भी नेता बना सकती है, हमें भी नेता बना सकती है, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हाशमी जी की इस बात से कितना सहमत हैं? वो जो 2 बड़े नाम बता रहे हैं, एक तो काठमांडू के मेयर और दूसरे रवि लामी छाने का नाम बहुत चर्चा में है। जी, अभी जो ये युद्ध रोड पे चल रहा है, बेबी, अब रात को शायद एक न्यूज आए जिसमें ये आर्मी जो है वो पूरी कंट्रोल ले ले, शायद ये कल से जो है ये आर्मी के कंट्रोल में देश चला जाए, और उसके बाद जो है अंतरिम सरकार बनाने की जो योजना है, उस अंतरिम सरकार में ये बालेंद्र शाह और रवि लामी छाने जो है उनको जगह मिलने वाला है, ये है। अच्छा, उन्हें जगह मिलने वाली है जी। लेकिन राजू, ये तो वैसी ही तस्वीर बनती नजर आती है जिस तरह से हमने कुछ समय पहले बांग्लादेश में देखा। बांग्लादेश की परिस्थिति भी यही थी कि उस दौरान जो हसीना शेख की सरकार के दौरान उन्होंने जिन लोगों को जेल में डाला, जब वहां पर विद्रोह हुआ तो उन विद्रोहियों ने बाकायदा जेल से पहले उन लोगों को बाहर निकाला, और वही तस्वीर अब यहाँ पर नेपाल में भी नजर आ रही है। नहीं, पर इसमें एक और अपडेट है कि ये रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है।
अच्छा। रिवॉल्यूशन अभी एंड नहीं हुआ है, ये रिवॉल्यूशन अभी कंटिन्यू है। जब वजह तक क्या है, सारी वजह क्या है राजू? सरकार से इस्तीफा दिलवा दिया, जो एप्लीकेशंस पे बैन लगने की बात थी वो एप्लीकेशंस का बैन हटा लिया गया, तो फिर अब रिवॉल्यूशन जारी क्यों रहेगा? ये रिवॉल्यूशन आपको फेसबुक के लिए है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिवॉल्यूशन फेसबुक के लिए नहीं है। जो व्यवस्था परिवर्तन हुई थी और व्यवस्था परिवर्तन के साथ जो जो ये 17 साल में जो कमिटमेंट दिया गया आम लोगों को कि ये कमिटमेंट हम पूरा करेंगे आपको, वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ और आम जनता को पंगु बना के रख दिया गया यहाँ के तीनों बड़े पार्टियों ने। तो मेन मुद्दा यही था कि ये तीनों पार्टियों के कोई भी जो लीडर्स है वो हम लोगों के लिए एक्सेप्टेंस कहीं नहीं रखते हैं एक्सेप्टेंस। इस वजह से ये तीनों पार्टी के, चाहे आपके फर्स्ट जनरेशन लीडर्स हो जिसमें शेर बहादुर देववा, केपी ओली और प्रचंड आते हैं, सेकंड जनरेशन लीडर्स हो चाहे उसमें आपको गगन थापा और बाकी के जो लीडर्स आते हैं, ये सबको दरकिनार कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बढ़िया लीडर नहीं है या एमआलए में बढ़िया लीडर नहीं है, इसमें भी बढ़िया लीडर है। आम जनता उसको बखूबी जानती है कि हाँ ये है बढ़िया लीडर जो जनता के पक्ष में बात करते हैं। तो उनको फिर ये यूथ जनरेशन ने कुछ भी नहीं किया, वो आराम से घर में बैठे हैं और यूथ के सपोर्ट में जो है कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ। तो अभी चेंजेस ये एकदम बांग्लादेश जैसा नहीं है कि किसी इंटरनेशनल शक्ति ने इसको प्रायोजित किया। पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बिल्कुल ये कहा लेकिन कि राजू, जो अभी मैं और अभय कार्की सर बात कर रहे थे कि हमेशा से हम देखते हैं कि नेपाल ऐसी शक्तियों का गढ़ रहा है। पिछले कुछ वक्त तक आईएसआई की पकड़ नेपाल में बहुत ज्यादा मजबूती तौर से देखने को मिली है। सिर्फ नेपाल ही नहीं, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है। तो इसको आप कैसे इस बात को नहीं मानते कि ये जो पूरा प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में भी हस्तक्षेप इनमें रहा है इस प्रदर्शन में? नहीं, बिल्कुल सारी बात व्यवस्था की है। जब गवर्नमेंट करप्ट हो जाए और अपनी पर्सनल फायदे के लिए जो है किसी से दोस्ती करे या किसी को फायदा पहुंचाए, तो अब गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कर सकती है। जनता उसका विरोध करती रही है पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी उसको सुना नहीं। और विभिन्न देश के जो एजेंट्स है वो नेपाल को गढ़ बना के यहाँ से खेलते हैं। और ये चीज जो है आपको यहाँ के आम जनता को पसंद नहीं थी, शुरुआत से ही पसंद नहीं थी और आज भी पसंद नहीं है। तो इसी की वजह से ये आंदोलन जो है कंटिन्यूअस चलता रहा। ठीक है अभय कार्की जी, ये आंदोलन अभी और भी जारी रहेगा। ये राजू जायसवाल बड़ी बात कह रहे हैं, नेपाल से ही जुड़े हैं, नेपाल के युवा नेता के तौर पर इनको मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन अभय कार्की जी, आखिर इन्फ्लुएंस की जब बात होती है तो जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, इस तरह के जब भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो क्या ये बिना किसी बैकअप सपोर्ट के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के ये पॉसिबल है क्या? एक बात ये। अब दूसरी बात ये कि अब जो नई पीढ़ी की जो बात कर रहे हैं राजू, कि अब जो थर्ड जनरेशन युवाओं की पसंद वाले अगर नेता नजर आते हैं तो उनकी विदेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासतौर से केपी ओली लगातार उनका आधार रहा चाइना और भारत की जो एक तरह से समीकरण उनको ध्यान में रखते हुए। अब नया जो कहा जाए कमांडर होगा, उसकी क्या भूमिका आपको नजर आती है सर? सर प्लीज जी, सर ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। नहीं, मेरा अनम्यूट है। हाँ सर, आई कैन हियर यू। यस सर प्लीज। जो ये अभी अनरेस्ट हुआ है, एकदम से अपराइजिंग भी है, इसका जो अगर आप देखें बाहर से तो दूसरे दिन के बाद जो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन हम बोलेंगे या फिर जो उसकी प्लानिंग है और यहाँ पे ही करो, वहाँ भी करो, इसके घर में भी जाओ, पार्लियामेंट को करो कि नहीं करो, ओली के घर को करो, तो ये एक अगर कोई मास प्रोटेस्ट वैसे ही होता है तो वो हेडलेस होता है, वो कभी इधर कभी उधर होता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ये प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगा है और इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। बेशक वहाँ पे मिसमैनेजमेंट था, पॉलिटिशियंस ने जो करप्शन कर रखा था और जनता के पास कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे उनकी डिस्पैरिटी और जो लाइफस्टाइल थी हमारे पॉलिटिशियंस की नेपाल में, उसकी वजह से जो आक्रोश तो था लोगों में। लेकिन ये जो उसके बाद जो ये अपने युवा थे जिनके अंदर आग थी, उस आग को माचिस देने का काम और उस माचिस देने के बाद उस आग को सही जगह जगह पे भेजना, ये एक स्टूडेंट फॉर्मेशन का काम नहीं है, ये इसके पीछे कोई दिमाग है। और जो इसमें वायलेंस आया है वो जिन को इंटरेस्ट था उन्होंने वहाँ पे वो जाके उसको उतना वायलेंस करी। तो एक अच्छे घर का लड़का, कोई आक्रोशित लोग हैं,
अगर आप श्रीलंका में देखें इतना ज़्यादा अराजकता और आगजनी नहीं हुई थी जितनी नेपाल में आपको दिख रही है, जबकि श्रीलंका का ज़्यादा लंबा था। लेकिन जैसे बांग्लादेश में था उसी तर्ज पे यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि भारत की जो पेरिफेरी है, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो सर छोटे आपकी मुल्क बात पे राजू मुस्कुरा रहे हैं। राजू, मुस्कुराहट की क्या वजह बताइएगा, फिर मैं देवनाथ जी का भी रुख करती हूँ, कार्की सर का भी। मुस्कुराहट का क्या रीजन है, क्या ऐसी बात लग रही है? ये आंदोलन देश के लिए है और नेपाल में आपको जो आगजनी दिखाई दे रही है, नेपाली कम्युनिटी जो है अपने आप से एक लड़ाकू कम्युनिटी है और जब लड़ाकू कम्युनिटी रोड पे निकलती है तो फिर इस हिसाब की आगजनी हमको दिखाई देनी चाहिए। लेकिन राजू सिस्टम की अगर बात होती, सिस्टम तो बदल दिया ना यूके देवनाथ जी, सिस्टम तो बदल दिया। जो जिसको आधार बनाया एप्लीकेशन बैन वो वापस ले लिया गया। अब यहाँ की जो पूरा सरकार की तरफ से कहा जाए वो ही पूरी ध्वस्त हो गई, पर आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। आइए हम हो ये गया दिल कि खोल कर पंजाब की मदद 26 करें। जो बैन लगाए थे वो तो उठा मेरी दिया आप गया। सबसे अपील है कि जी देवनाथ सर। अच्छा देवनाथ जी से शायद उनकी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ नेपाल का जो संकट है वो पूरी तरह से अभी बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। अभय कार्की सर, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण आप ये भी ज़रूर बताइएगा, शामिल कीजिएगा कि अब जिनके हाथ में नई बागडोर होगी उनकी विदेश डिप्लोमेसी, विदेश नीति खासतौर से किस तरह की रहेगी, क्योंकि केपी ओली ने तो एक नया नैरेटिव पेश किया था, भारत का एक झूठा अलग मैप जारी करके, उसके बाद में जमकर विवाद हुआ था। केपी ओली जी ने जो खासकर ये लिपुलेख को लेके भी अभी बयान दिया था, जो हमने अभी ट्रेडिंग पॉइंट खोला है चाइना के साथ, उसके अगेंस्ट भी उसने बोला था कि ये तो नक्शा ही बदल दिया है, और उन्होंने खुद भी नक्शे बदले थे। तो उनका जो बेस था या उनको जो डायरेक्शन मिल रहा था वो था कि भारत को अलग करने का और नेपाल को भारत से दूर ले जाने का। तो अभी जो नया अगर आते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जो प्रशासन आएगा या जो नेता आएगा नेपाल में इसके बाद उभर के, उसको अपने देश को ऐसे एक बैलेंस में रखना पड़ेगा ताकि वो साथ ही में उसको बाहर से मदद मिले कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, क्योंकि इकोनॉमी एक देश की एक ऐसी चीज है, उसकी हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य है वो पहले ठीक होना चाहिए, और वो ठीक होने के लिए उसको दाएं और बाएं में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, वो एक बैलेंस जैसे होना सिंगापुर एक कंट्री रहा है, उसने कभी पॉलिटिक्स नहीं की है और अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में अपना और ध्यान सर दिया। आर्थिक समस्या बहुत मजबूत रही है, बहुत प्रबल रही है नेपाल की, और उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो जरूर नजर आया। और देखिए जेनजी प्रदर्शन का ही एक नतीजा है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और एक एक करके तस्वीर बदल चुकी है। लेकिन आगे क्या होगा, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, अपने आप में ये बड़ी बात है। इस बड़ी खबर पे हम लगातार बने हुए। फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद।